साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेत। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(e) को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में डिस्कस करने वाला हूं और इसके साथ साथ सेक्शन 109 आईपीसी जो अक्सर को अक्यूज पर लगाया जाता है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इन्होंने अक्यूज्ड को अनलॉफुल इनकम गेन करने में और उसे कन्वर्ट करने में हेल्प की और अबेट किया कि आप जो है ऑफेंस को इजीली कमिट कर सकें, और उसकी शय पर अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया और उसके पास काफ़ी अधिक असेस्ट आ गई जो कि उसके नॉन सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा है। साथियों, अक्सर ये देखा गया है कि इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए 13(1)(e) को एज ए टूल जो है काम में लिया जा रहा था। 13(1)(e) में बेसिकली फंडामेंटल क्या है कि यदि आपके पास असेस्ट है और वो असेस्ट जो है आपके नॉन सोर्सेज से ज़्यादा है और उसका आप प्रॉपर स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं, अगर कोई टीम रेड करती है तो इस कंडीशन में 13(1)(e) के तहत एफआईआर कटेगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और जिन लोगों के द्वारा आपकी इनकम को कन्वर्ट करने के लिए या अननोन सोर्सेज को नोन सोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प की गई है, जिसे हम कहेंगे अबेटमेंट करना, तो उन पर सेक्शन 109 आईपीसी की कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों, ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने अक्सर ये देखा है कि 99% पब्लिक सर्वेंट जो है इनोसेंट है और एंटी करप्शन या सीबीआई केवल दबाव बनाने की नीयत से या कन्फेस कराने की नीयत से या टारगेट पूरा करने की नीयत से झूठे मुकदमे जो है दर्ज करती है। तो हमें इन मुकदमों से बचना कैसे है, इस केस में क्या फैक्ट्स है, अक्यूज के द्वारा क्या दावपेच रखे गए और अंत में कोर्ट का क्या निष्कर्ष आया, यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि हम सेक्शन 13(1)(e) से जूझ रहे हैं या उस एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन को जो है वो फेस कर रहे हैं। साथियों, मामला क्या था कि यहाँ पर दो अक्यूज है, अक्यूज नंबर ए और अक्यूज नंबर बी। अक्यूज नंबर ए को प्रोसिक्यूट किया गया सेक्शन 13(1)(e) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, और अक्यूज नंबर बी को जिसने उसको अबेट किया उसे प्रोसिक्यूट किया गया सेक्शन 109 आईपीसी के अंदर। अब 13(1)(e) में जो कन्विक्शन ए को हुआ वो हुआ 6 साल का, और कन्विक्शन 109 आईपीसी में जो बी को हुआ वो हुआ मात्र 2 साल का। अब यहाँ पर अक्यूज जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट में गया और ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाते समय उसने 3 थ्योरीज जो है प्रोपाउंड करी या 3 थ्योरीज जो है एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया। सबसे पहला क्या था कि फैक्ट्स क्या थे अब्यूजन की, उस पर उसने एम्फेसिस किया। यहां पर साथियों फैक्ट्स क्या है ये मैं समझने, यहां पर फैक्ट्स ये है कि जब ए के घर पर रेड हुआ तो वहां पर जो भी असेस्ट मिली वो उसके नॉन सोर्सेज से जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा कैश मिला, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिले, कार मिली और ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिले जिसके बारे में स्पष्टीकरण लिया गया, तो वहां पर अक्यूज जो है अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, ऐसा अभियोजन का कहना है। और उसके बाद 13(1)(e) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और सेक्शन 109 आईपीसी में जो है एफआईआर दर्ज की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, ट्रायल किया गया और अल्टीमेटली अक्यूज को जो है वो कन्वर्ट किया गया। साथियों, जब ये अक्यूज ऑनरेबल हाईकोर्ट में गया तो इसने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रेस किए। सबसे पहली बात कि एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई ने प्रॉपर जांच नहीं करी है और खासकर जो स्केल कंप्यूटेशन का लिया है वो स्केल ही रॉन्ग है। ये लोग काउंट कर रहे हैं 2005 से, जबकि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं और गवर्नमेंट जॉब में हूं 1988 से। तो 1988 से 2005 तक मेरी वास्तविक इनकम क्या थी उसको भी कंसिडर किया जाना आवश्यक था। एक पॉइंट इसने रखा। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि मेरे द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट दी गई उसे कंसिडर नहीं किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरा और मेरी वाइफ का एक एंसेस्ट्रल जो है बिजनेस है और इस बिजनेस से हमको जो है आय होती है और इस आय को भी जो है कंसिडर नहीं किया गया। उसका ये भी कहना है कि 13(1)(e) को हम डायरेक्टली इम्पोज नहीं कर सकते। 13(1)(e) को हमें इम्पोज करना है तो प्रोसिक्यूशन को सेटिस्फाई करना होगा कि इनके पास नॉन सोर्सेज से ज़्यादा असेस्ट है। अगर ये प्रूव नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव नहीं हो पाती है, सीजर प्रूव नहीं हो पाता है, तो अक्यूज को किसी भी रूप में जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। साथियों, इसका अपोज जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने करा। उसका कहना यह था कि इसके पास से जो है रिकवरी हुई है, एक्सपेंसिव जो है आर्टिकल मिले हैं, तो एक वैलिड ग्राउंड है प्रिजम्पशन लेने का कि अक्यूज के द्वारा जो है डेलिबरेटली अनलॉफुल गेन करते हुए उसको जो है रूट किया गया। कोर्ट ने सारी बातों को ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात ये कही कि ऑफेंस 13(1)(e) का है तो वहाँ पर प्रिजम्पशन नहीं है, जिसका अभिप्राय ये है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिकवरी की एविडेंस, सीजर की एविडेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं किया जाता है तो वहां पर अक्यूज को एक्विटी का लाभ देना ही होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि देयर आर 2 फंडामेंटल इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। वन इज दैट द फैक्ट शुड बी स्पेसिफिक एंड सेकंड इज दैट द प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन बराबर तरीके से केस को प्रूव नहीं कर पाती है
या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है केस को प्रूव नहीं कर पाती। और ऑन द कॉन्ट्री अगर अक्यूज ने केवल अपना एक स्पष्टीकरण दिया है जो प्रोबलाइजिंग है, तो वहां पर अक्यूज के वर्जन को सही मानते हुए उसे बरी कर देना चाहिए। इस मामले में साथियों यही हुआ कि प्रोसिक्यूशन ना तो फर्दर प्रूव कर पाई, ना डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर पाई, ना एविडेंस प्रॉपर्ली प्रूव कर पाई, जिस कारण उसका फायदा जो है डिफेंस को मिल गया। तो कुल मिला के हमें बात ही ध्यान में रखनी है कि जब भी हम 13th मनी के संकट में हैं या फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में इमीडिएटली जो है ऑडिट करा के रखें, जो भी आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसको बना के रखें, ताकि जब भी आपका स्पष्टीकरण देना हो तो वो देने में ईजी रहे, ताकि अगर भविष्य में 482 में हमें हाईकोर्ट जाना है या ट्रायल को लड़ते हुए बरी होना है तो हम इजीली जो है वो बरी हो पाए। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।